सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं सेंट्रल डॉगमा को विद द डिस्कशन ऑफ टॉपिक ट्रांसलेशन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ चुके थे, एज वेल एज हम लोग टीआरएनए के स्ट्रक्चर को भी समझ चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि ये टीआरएनए कैसे हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, कैसे ये अलग अलग अमीनो एसिड्स को पकड़ के लेकर के आता है और एक प्रोटीन के बनने में हेल्प कर रहा होता है। सो दिस इज द स्लाइड दैट वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। इसी स्लाइड को अब हम यूज कर रहे होंगे टू डेसिफर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। मैंने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था कि भैया ये है आपका एमआरएनए जिस पर कुछ कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन कोडॉन्स को पढ़ने के लिए टीआरएनए पर एंटी कोडॉन्स पाए जाते हैं। भाई ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होंगी तभी तो बाइंड कर पाएंगी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा यू, यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी। ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू। तभी आपका टीआरएनए एक्चुअली पता लगा पाएगा कि इसको कहां बाइंड करना है। अब ये एयूजी कोड करता है फॉर मिथाइनिन, तो आपके इस टीआरएनए को पता लग जाएगा कि ये कोडॉन जो है मिथाइनिन मांग रहा है, तो ये मिथाइनिन को पकड़ करके लेके आएगा अमीनो एसिड पूल में से। आपके सेल में काफी सारे अमीनो एसिड्स हैं, उनमें से कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड उठा करके लाना है ये टीआरएनए जज करता है। तो पहले एमआरएनए को पढ़ेगा, फिर ये उसी हिसाब का आपका अमीनो एसिड उठा करके लेकर आएगा और उन अमीनो एसिड्स को जोड़ जोड़ के उन अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बना बना के एक पूरा का पूरा प्रोटीन तैयार कर देगा। यह मैकेनिज्म आज हमें समझना है, यानी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन आज हमें समझना है। सो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, एनसीईआरटी से आप इसे ठीक तरीके से नहीं समझ सकते, काफी सारी चीजें हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगी। इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आज का लेक्चर आप एकदम इत्मीनान से बैठ करके खुले दिमाग से देखें और सारी इंफॉर्मेशन को, पूरे के पूरे मैकेनिज्म को ठीक तरीके से समझें, तब जाकर के आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन दिस लेक्चर। लेकिन अगर आप बिना इस लेक्चर को देखे एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट्स को नहीं इनकलकेट कर पाओगे अपने दिमाग में। तो प्लीज मेक श्योर खुले दिमाग के साथ आराम से बैठ करके आप इस पूरी की पूरी वीडियो को देखें और एक एक बात को बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से समझें। यह हमारा कल के लेक्चर का एक स्नैप है जहां पर हमने टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हमें पता है दैट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन हम लोग इस आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी यहां पर इस आरएनए में कुछ कोड लगे होंगे, जैसे यहां पर लिखा हुआ है एयूजी, यहां लिखा हुआ है यूयूयू। तो ये कुछ कोड हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं, क्योंकि ये तीन साथ में प्रेजेंट है ना, ए यू और जी, यहां यू यू और यू, तो ये ट्रिपलेट कोडॉन्स हैं। ये कोडॉन ही हमें बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड अब हमें लाना है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो एयूजी है इट्स इनिशिएटर कोडॉन और ये कोड करता है मिथाइनिन के लिए भी। तो टीआरएनए को कैसे पता लगेगा भैया मिथाइनिन मांग रहा है आपका प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए, इसको कैसे पता लगेगा। ये जो टीआरएनए है इसके पास है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस। इस कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस यहां पर है जिसे कहते हैं एंटी कोडॉन। जो यहां पर अगर आपका ए है तो इसके साथ क्या कपल करेगा यू, यू है तो क्या कपल करेगा ए, सी है तो क्या कपल करेगा जी। यहां यू 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 है तो यहां ए आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। तो ये जो टीआरएनए है यहां पर यूएसी कोड है, तो इस यूएसी को पता लग जाता है कि मुझे एयूजी पर बाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री जगह पर जाकर बाइंड करना है। और इस एयूजी से हमें पता लग जाएगा कि भैया ये जो एयूजी है इसका मतलब मिथाइनिन की रिक्वायरमेंट है यहां पर प्रोटीन बनाने के लिए, ये मिथाइनिन मांग रहा है। तो आपका टीआरएनए क्या करेगा, मिथाइनिन उठा करके लेके आएगा। यहां पर टीआरएनए पर ए है तो ये कहां बाइंड करेगा, यू 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 वाले कोडॉन पे बाइंड करेगा। और इस यू 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 को पढ़ के इस टीआरएनए को पता लग जाएगा कि भैया फिनाइल एलेनिन मांगा जा रहा है, चलिए अमीनो एसिड पूल से फिनाइल एलेनिन उठा करके लेके आते हैं। आपके सेल में खूब सारे अमीनो एसिड पहले से पाए जाते हैं, पर कौन सा अमीनो एसिड उठा करके लाना है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ये कौन डिसाइड करता है, ये टीआरएनए डिसाइड करता है।
तो इस टीआरएनए को कैसे पता लगता है भैया कौन से अमीनो एसिड की जरूरत है? इन कोड को पढ़ सकता है ये टीआरएनए, इसीलिए इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल बोला गया। एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरी तरफ से ये सही अमीनो एसिड उठा करके लेके आता है। तो इट हैज एन एंटी कोडॉन लूप जो कोडॉन को पढ़ सकती है, एंड दूसरी तरफ इसके पास है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड जो अमीनो एसिड को पकड़ करके लेकर आता है। और इसी प्रकार से एक के बाद एक के बाद एक और अमीनो एसिड्स यहां पर जुड़ते जाएंगे और आपका एक प्रॉपर पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाएगा। अब यह बात जो हमने देखी थ्योरेटिकल है, इसी के मैकेनिज्म को आज समझने के लिए हम लोग इस लेक्चर को बना रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो कैसे टीआरएनए आपका हेल्प करता है इन मेकिंग अ कंप्लीट प्रोटीन, इसके बारे में आज हम जान रहे होंगे। तो आराम से देखिए भाई क्या होता है यहां पर। सबसे पहले जो टीआरएनए है ना, इसको समझ में आएगा कि मैं कौन सा अमीनो एसिड लेकर के आऊं। मैकेनिज्म आपको पता है कैसे समझ में आएगा भाई। यहां पर AUG लिखा हुआ है तो A के सामने क्या आना चाहिए? U आना चाहिए, U के सामने A आना चाहिए, G के सामने C आना चाहिए। करेक्ट है? तो ये टीआरएनए यहां पर स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंड करेगा। भाई AUG है तो इसका स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंड करेगा। लेट्स से यहां पर AUG है तो टीआरएनए कैसा होगा? A के साथ U, U के साथ A, G के साथ C, ये होगा। यहां पर है लेट्स से आपका AAA कोडॉन, तो टीआरएनए कैसा आएगा भैया? U आएगा। यहां पर है आपका GGG, तो टीआरएनए कैसा आएगा भैया? जिस पे हो आपका CCC, यही तो होगा। तो एकदम अपने कोडॉन को समझ कर ही ये एंटी कोडॉन एंट्री करता है, एकदम अपने कोडॉन को समझ के ही ये एंटी कोडॉन एंट्री करता है, एकदम अपने कोडॉन को समझ के ही ये एंटी कोडॉन एंट्री करता है। तो यहां पर इस कोडॉन पे एकदम स्पेसिफिक टीआरएनए ही बाइंड करेगा और इसे पता है कि AUG का मतलब मिथायोनिन मांगा जा रहा है, तो ये मिथायोनिन को उठा करके ले आएगा। करेक्ट? तो धीरे धीरे आपका आगे की साइड बढ़ता जाएगा राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन बनने में तो राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये अगर एक आरएनए है तो इस पे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा आपका राइबोसोम, एंड अल्टीमेटली एक एक करके इन कोडॉन्स के अमीनो एसिड को वो जोड़ता हुआ चला जाएगा और पूरा प्रोटीन बन जाएगा। कैसे? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो आपके टीआरएनए होते हैं ना, सबसे पहले तो इनकी चार्जिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी ऐसा नहीं है कि मुफ्त में हो जाएगा। ट्रांसलेशन इज ऑल्सो एन एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस। यहां खूब एनर्जी लगती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहां पर एटीपी खर्च होती है, बट अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो यहां जीटीपी खर्च होती है, विच आर इक्विवेलेंट। जस्ट लाइक हम लोगों ने क्रैब साइकिल में भी पढ़ा था ना, रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रैब साइकिल में एक पोजीशन पे जीटीपी निकलती है, पर वो अपने आप को बाद में एटीपी में कन्वर्ट कर लेती है। तो 1 जीटीपी इज इक्वल टू 1 एटीपी। सिमिलरली यहां पर लगती जीटीपी है ट्रांसलेशन में, लेकिन हम एटीपी लिख देते हैं। एनसीईआरटी में एटीपी लिखा है तो एटीपी मान के चलेंगे, लेकिन हम अगर एक जनरल लाइन लिखे तो वो जनरल लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसलेशन is an energy requiring process। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में लगती है? अगर आप देखें तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एटीपी की फॉर्म में लगती है, बट इन एक्चुअल ये जीटीपी की फॉर्म में लग रही होती है। तो दोनों में से आप कुछ भी लिखेंगे आपका उत्तर सही ही माना जाएगा। यहां पर आपको क्या करना होता है? इस एटीपी से आपको अमीनो एसिड को एक्टिवेट करना होता है, और आपको उस अमीनो एसिड, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को टीआरएनए के ऊपर लगाना होता है, जिससे टीआरएनए भी चार्ज हो जाए, उसमें भी एनर्जी आ जाए। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त? हम लोग AA लिख रहे हैं, किसको? अमीनो एसिड को। अब से हम अमीनो एसिड को AA लिखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर, तो कंफ्यूज नहीं होना है सर ये AA क्या लिख दिया। अब से हम अमीनो एसिड को AA लिखेंगे इस लेक्चर में एटलीस्ट। तो आपका अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड के ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया भैया? मैंने ATP ऐड कर दिया, है ना। वैसे GTP होता है पर अभी ATP मान लो कि हमने ATP ऐड कर दिया। अब अगर मैंने ATP ऐड कर दिया है यहां पर इस अमीनो एसिड के ऊपर, तो क्या बन गया है मेरे दोस्त? यहां पर क्या बन गया है?
ये जो अमीनो एसिड है इसके साथ क्या जुड़ गया है, इसके साथ जुड़ गया है आपका एएमपी, इसके साथ जुड़ गया है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और साथ में यहां पर 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, पीपीआई निकल जाएगा। यहां एटीपी में 3 फॉस्फेट थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें से 1 फॉस्फेट तो यहां लगा रहा मोनोफॉस्फेट, और पीपीआई यानी 2 फॉस्फेट आपके रिलीज हो गए, तो अमीनो एसिड और एएमपी यहां पर लगे रह गए। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड, इट इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड। और इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को मैं कहां अब चढ़ा दूंगा, टीआरएनए के ऊपर चढ़ा दूंगा, क्योंकि टीआरएनए आया है इसको लेने। तो अब मैं क्या कर दूंगा, इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को, यानी इस एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को एए और एएमपी को मैं कहां चढ़ा दूंगा, मैं टीआरएनए पे चढ़ा दूंगा, मैं टीआरएनए पे चढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर ये जो अमीनो एसिड है, ये जो अमीनो एसिड है ये किस पे जुड़ जाएगा, ये आपका टीआरएनए पे जुड़ जाएगा, टीआरएनए पे जुड़ जाएगा। अमीनो एसिड और टीआरएनए जुड़ जाएंगे, एएमपी अब रिलीज हो जाएगा। हमने जो एनर्जी देनी थी अमीनो एसिड को वो दे दी, अब हमारा एएमपी रिलीज हो गया है। यहां पर क्या बन गया है, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड ऐड कर दिया है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड ऐड कर दिया है टीआरएनए पे, यानी अमीनो असाइलेशन कर दी है टीआरएनए की, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए या एक्टिवेटेड टीआरएनए। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे, अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए या एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए या लोडिंग ऑफ टीआरएनए, तीनों यहां पर नाम हो जाएंगे। जहां पर हम टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को ऐड कर देते हैं, लोड कर देते हैं, तो आपका टीआरएनए जो है चार्ज्ड हो जाता है, यानी इसके ऊपर एक अमीनो एसिड बाइंड कर जाता है जिसके ऊपर पहले से ही एनर्जी थी, यानी अब ये चार्ज टीआरएनए है, इसके ऊपर एक अमीनो एसिड बाइंड कर चुका है, तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी हो जाएगी। अगर मैं ऐसी ही शक्ल बनाना चाहूं कि टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लोड है, तो क्या ये दोनों के दोनों चार्ज टीआरएनए है, बिल्कुल है। तो क्या ऐसी ही शक्ल हो जाएगी इसकी, बिल्कुल हो जाएगी। ये आपका टीआरएनए है और इस टीआरएनए पर मैं कह रहा हूं कि मैंने एक अमीनो एसिड बाइंड कर दिया है, तो क्या ये चार्ज टीआरएनए हो गया, चार्ज टीआरएनए हो गया भाई, एकदम चार्ज टीआरएनए हो गया, है ना। दिस इज कॉल्ड एज अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, दिस इज कॉल्ड एज अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए, करेक्ट। अब ये जो अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए है, जब ये किसी और अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए के पास जाएगा तो इन दोनों के पास एनर्जी है, ये एक्टिवेटेड है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने को फेवर करेंगे, है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हैं व्हेन टू चार्ज्ड टीआरएनएस, व्हेन टू चार्ज्ड टीआरएनए come in proximity of each other, come in proximity of each other, they favor the formation of, they favor the formation of peptide bond between amino acids, अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और 2 अमीनो एसिड साथ में जुड़ जाएंगे अगर 2 एक्टिवेटेड टीआरएनए एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। तो अब ये एक्टिवेटेड टीआरएनए कहां कहां जुड़ता है ये हम लोगों को सीखना है। आराम से देखिएगा, मैं आपके सामने एक सीक्वेंस बना दे रहा हूं, मैं आपके सामने एक सीक्वेंस बना रहा हूं। यहां पर आई हैव मेड अ एमआरएनए,
यहां पर आई हैव मेड एन mRNA। मैं यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक mRNA बना लेता हूं। ठीक है, यहां पर जो सीक्वेंस है वो क्या है? यहां पर जो सीक्वेंस है वो है आपका AUG। यहां पर जो सीक्वेंस है वो है आपका UUU। थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं, है ना। यहां पर जो सीक्वेंस है ये है आपका AUG। यहां पर जो सीक्वेंस है आपका UUU। यहां पर लेट्स से दो ही आपके कोडॉन है। ठीक है जी, एकदम ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर मैं ट्रांसलेशन शुरू करना चाहता हूं तो मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? mRNA है, जिसको पढ़ पढ़ के मुझे प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाएगा कौन? प्रोटीन फैक्ट्री, यानी यहां राइबोसोम लगाना पड़ेगा। प्लस यहां पर अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के कौन लेकर आएगा? टीआरएनए आएगा, तो मुझे टीआरएनए लगाना पड़ेगा। यहां पर ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इनके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो एक्चुअल में ये प्रोसेस स्टार्ट कहां होता है? अगर आपका ये प्रोकैरियोट का सेल है तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में एक छोटा सा आरएनए का टुकड़ा इस इनिशिएटर कोडॉन से पहले पाया जाता है। यह छोटा सा आरएनए का टुकड़ा कहलाता है एसडी सीक्वेंस, यानी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ये बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होता है। 4 से 12 नाइट्रोजनस बेसिस यहां पर होते हैं, यानी ये छोटा सा टुकड़ा है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जो कि आपका इनिशिएटर कोडॉन से भी पहले पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है ना, यहां पर आकर के कौन बाइंड कर जाएगा? स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स हियर। स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम यहां बाइंड करती है। भाई राइबोसोम की कितनी यूनिट होती हैं? अगर आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को देखो तो वो 70s होता है। अब 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसकी सब यूनिट्स भी ऑड नंबर वाली होंगी, यानी 50s प्लस 30s। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। तो 70s राइबोसोम है, इसकी ये 50s जो है ये बड़ी वाली सब यूनिट होगी, ये होगी आपकी लार्जर सब यूनिट। और आपकी 30s जो है ये होगी आपकी स्मॉलर सब यूनिट। ये होगी आपकी स्मॉलर सब यूनिट। 70s जो है 50s और 30s से बनी हुई है। इस 30s को कैसे पता लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है प्रोटीन सिंथेसिस में? ये स्मॉलर जो सब यूनिट है यहां जाकर के बाइंड कर जाएगी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस पे इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये तरीका है पता लगाने का कि कहां पर बाइंड करना है। बट इन यूकैरियोट्स क्या होता है? यूकैरियोट में जब ये आरएनए बना था तो इस पे कैपिंग टेलिंग करी थी। प्रोकैरियोट में तो कैपिंग टेलिंग की कोई जरूरत नहीं थी, कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं थी। प्रोकैरियोट में तो सारे होते ही एक्सॉन्स हैं, तो ना हमने स्प्लाइसिंग करी, ना कैपिंग करी, ना टेलिंग करी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूकैरियोटिक डीएनए, तो उससे जब आरएनए बन रहा था तो हमने एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट किया था। हमने 5 मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप भी लगाई थी, 5 प्राइम एंड पर हमने मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप भी लगाई थी, 3 प्राइम एंड पर हमने पॉलीएडिनाइलेट की टेल भी लगाई थी, 200 से 300 एडेनिन 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 हमने ऐड भी किए थे, और इंट्रॉन्स को भी हमने हटाया था, स्प्लाइसिंग भी हमने करी थी। अब यहां शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में क्या होगा? यूकैरियोट में क्या होगा? यूकैरियोट में क्या होगा मेरे भाई? यूकैरियोट में तो आपका 5 प्राइम एंड पर क्या प्रेजेंट है? मिथाइल ग्वाइनोसिन की कैप प्रेजेंट है ना। मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप प्रेजेंट है। कैप इज प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड। तो ये जो आपकी कैप है ना मेरे भाई, यही आपकी जो कैप है यही बता देती है कि स्मॉल सब यूनिट को कहां बाइंड करना है। इस कैप पर ही वो बाइंड कर जाता है। तो 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड्स
here. 40s of subunit binds here. क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे यूकैरियोटिक राइबोसोम को तो 80s कहा जाता है इसको. 8 इज एन इवन नंबर, तो इसकी दोनों सब यूनिट्स भी इवन नंबर की होंगी, 60s और 40s. तो यहां छोटी सब यूनिट जो है ये कौन सी है? छोटी सब यूनिट है आपकी 40s. तो ये फटाफट से बाइंड हो जाएगी कैप रीजन पे और लार्ज सब यूनिट इसको देख करके आ जाती है. तो स्मॉलर सब यूनिट यहां पर बाइंड होगी तो ये लार्जर सब यूनिट को बुलाएगी और लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट की कपलिंग कौन कराता है? मैग्नीशियम. ये मैंने आपको सेल चैप्टर में भी बताया था. Smaller subunit of ribosome binds here. It calls larger subunit to that attach with small subunit in प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव. सेम चीज यहां पर होती है. अगर छोटी सब यूनिट आकर के जुड़ गई है 40s यानी छोटी सब यूनिट अगर आकर के जुड़ गई है इस मिथाइल ग्वाइनोसिन वाले रीजन से, तो आपका 60s सब यूनिट को ये और बुला लेती है अपने पास और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में जुड़ जाती है. यानी यहां पर आपका आरएनए था, इसके ऊपर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लग गई. यहां पर आपका आरएनए था, यहां पर स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम लग गई. तो आरएनए आ गया, राइबोसोम आ गया. अब आपको क्या लेकर के आना है? टीआरएनए लेकर के आना है. कौन सा टीआरएनए? इनिशिएटर टीआरएनए. तो इस कोडॉन को पढ़ेगा आपका टीआरएनए एयूजी को और फटाफट से यहां पर आकर लग जाएगा. लग जाएगा सर, यहां पर आकर के लग जाएगा. लग जाएगा सर. और काम का अमीनो एसिड लेकर के आ जाएगा. एयूजी मतलब मिथाइनिन लेकर के आ जाएगा. हाँ सर, लेकर के आ जाएगा. सिमिलरली फिर यूयूयू पढ़ रहा होगा कोई टीआरएनए? पढ़ रहा होगा सर. क्या ये इस यूयूयू को पढ़ के फिनाइल एलेनिन लेकर के आ जाएगा? लेकर आ जाएगा सर. क्यों नहीं लेकर आ पाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. ये फिनाइल एलेनिन लेकर के आ जाएगा. इस हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे टीआरएनए एक एक अमीनो एसिड को लेकर के आते रहेंगे. यहां पर मेन बात जानने की क्या थी कि भैया ये जो राइबोसोम होता है ना, ये किसका बना है? भाई नाम ही है राइबोसोम, नाम ही है राइबोसोम. किसका बना होगा? राइबोसोम बनता है आपका प्रोटीन का. प्लस मेन कंपोनेंट क्या है? राइबोसोम को कौन बनाएगा? कौन सा आरएनए बनाएगा? राइबोसोमल आरएनए ही तो बनाएगा. प्रोटीन प्लस आरआरएनए होता है यहां पर. तो ये आरएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, राइबोसोम का जो आरएनए का सीक्वेंस है, ये यहां पर इस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस को पहचान लेता है. यानी यहां पर जो छोटी यूनिट ऑफ राइबोसोम आएगी उसका जो आरएनए है, आरआरएनए, उसका सीक्वेंस शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री होगा. जैसे कोडॉन एंटीकोडॉन रिलेशनशिप थी ना जो हमने यहां देखी थी. भाई ये कोडॉन है एयूजी, इस पे यूएसी ही बाइंड कर सकता है. ये है यूयूयू, तो इस पे एएए ही बाइंड कर सकता है. सिमिलरली जो हमारा प्रोकैरियोट का शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है उस पे आरआरएनए का एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आकर के बाइंड कर जाता है. तभी तो उसे पकड़ में आता है कि मुझे यहां बाइंड करना है. अदरवाइज छोटी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम तो कहीं और बाइंड कर लेती. उसको एग्जैक्टली पता है कि मुझे शाइन डेलगार्नो पे ही जाना है. यूकैरियोट में भी जो छोटी सब यूनिट है उसको पता है भाई मुझे मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप पर ही बैठना है. उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस, एक साइटोसिन मेरे पास है. तभी जाके सही जगह जुड़ पाते हैं और वहीं बैठे रहते हैं. फिर लार्जर सब यूनिट को बुलाते हैं क्योंकि ये दोनों साथ ही काम करते हैं. तो छोटी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच हो जाएगी आपकी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस से या मिथाइल ग्वाइनोसिन कैप से और बड़ी राइबोसोम की सब यूनिट को कॉल करेगी. और ये बड़ी सब यूनिट है ना जो राइबोसोम की, इस पे अलग अलग साइट्स होती हैं. तो इस पे 3 साइट होती हैं मेनली. एनसीईआरटी में 2 दी हुई हैं पर 3 साइट होती हैं. इट कंटेन्स 3 साइट्स. इन 3 साइट को कहा जाता है ईपीए साइट, या सीक्वेंस में लिखो तो एपीई कह सकते हो. ए का मतलब क्या है? एक्सेप्टर साइट, जो अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेगी साइट, जहां से अमीनो एसिड अंदर आएगा टीआरएनए पे बैठ के.
पी का मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट, जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा दो अमीनो एसिड के बीच से, और आपका अमीनो एसिड ने आप पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया तो टीआरएनए खाली हो गया, तो आपका क्या हो गया, एग्जिट साइट, यहां से टीआरएनए आपका बाहर चला जाता है, खाली टीआरएनए भेज दिया जाता है आगे कोई और अमीनो एसिड पकड़ के लाने के लिए। ये है आपकी 3 मेजर साइट। अब होता कैसे है ये प्रोसेस, आराम से समझिएगा, बहुत आराम से समझिएगा। ये है आपका एक एमआरएनए जिसका सीक्वेंस हम नहीं लिख रहे, नॉर्मल हम इसको लेके चल रहे हैं कि भैया ये एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, करेक्ट है जी। यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपकी साइट्स हैं, यहां पर आपकी साइट्स हैं, यहां पर आपकी साइट है कॉल्ड एज ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है, ई साइट, पी साइट एंड ए साइट, ये आपकी साइट है यहां पर जो हमने देखी। अरे यार मेरा कॉपी क्यों नहीं होता है, मेरे साथ ये अन्याय क्यों, आई यार, बाकी टीचर्स का ना कॉपी हो जाता है, ये मैंने देखा है क्लासेस में, मेरा भी हो जाता है कई बार, ऐसी बात नहीं, पर अभी क्यों नहीं हो रहा है काम के वक्त, ये मुझे नहीं समझ में आता है। यहां से लेकर के देखते हैं भाई, नहीं, कुछ हल्का हाथ मार के देखते हैं, नहीं भाई बनाना ही पड़ेगा, आलस्य की कोई जगह नहीं है। यहां देखो क्या हुआ, यहां देखो क्या हुआ, यहां पर आपका एक्सेप्टर साइट है, पेप्टिडाइल साइट है और एग्जिट साइट है। सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा आएगा भैया, मिथाइनिन आएगा, तो एक्सेप्टर साइट से आपका मिथाइनिन आया, एक्सेप्टर साइट से आपका मिथाइनिन आया। अब कोई और तो है नहीं यहां पे, पहला अमीनो एसिड है, तो ये क्या कर जाता है मेरे भाई, यहां पर चला जाता है, पेप्टिडाइल साइट पे चला जाता है, ठीक है, पेप्टिडाइल साइट पे चला जाता है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम बाद में लिखते रहेंगे, अभी मेन काम आपको मैं सिखा देता हूं कि क्या हुआ, ठीक है, आराम से देखिएगा। यहां पर क्या हुआ दोस्त, ये आपका जो मिथाइनिन था ये यहां पर आ गया पी साइट पे, क्यों, क्योंकि अभी इसके साथ कोई और है ही नहीं, तो अकेला है तो पी साइट पे आकर के बैठ गया, कोई दिक्कत इसको नहीं है। एक्सेप्टर साइट, पी साइट और एग्जिट साइट, यहां पर आकर के ये जो है आपका बैठ गया है, ठीक है, यहां पर आकर के ये आपका बैठ गया है, करेक्ट। अब देखिए क्या हुआ, अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा एक्सेप्टर एंड पे, दूसरा अमीनो एसिड आएगा एक्सेप्टर एंड पे, भाई अगला कोडॉन भी तो पढ़ेगा ना, राइबोसोम आपका इस साइड मूव करता जा रहा है, तो दूसरा कोडॉन भी पढ़ेगा, तो दूसरा कोडॉन पढ़ेगा तो आपका एक्सेप्टर साइट पे वो आता जाएगा, एक्सेप्टर साइट पे वो आता जाएगा, तो आपका एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल साइट और एक्सेप्टर साइट, करेक्ट है। यहां पर देखिए क्या हुआ, आपका पेप्टिडाइल साइट पे ये प्रेजेंट था पहला अमीनो एसिड, और आपका एक्सेप्टर साइट पे लेट से आ गया है एक नया अमीनो एसिड, ठीक है, ये है आपका मिथाइनिन जिसको हम लोग बना देते हैं पिंक गोले से, और ये है आपका सेकेंड अमीनो एसिड जिसको हम बनाते हैं येलो गोले से, ठीक है दोस्त। अब देखिए क्या हुआ, ये जो मिथाइनिन था पिंक कलर का, ये इस येलो वाले पे चला जाएगा, ये दोनों चार्ज टीआरएनए हैं, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब इस पिंक और येलो वाले में बॉन्ड बन गया, तो ये पिंक टीआरएनए तो खाली हो गया, ये आ जाएगा एग्जिट साइट पे और यहां से बाहर, यानी क्या हुआ, आराम से समझिए, मैं कह रहा हूं कि ये पिंक टीआरएनए हो गया है खाली, मैं कह रहा हूं कि ये पिंक टीआरएनए हो गया है खाली, तो क्या ये पिंक टीआरएनए अब बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा दोस्त, क्या ये पिंक टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा दोस्त। ये है आपका ईपीए साइट, ये पिंक टीआरएनए यहां से बाहर निकल जाएगा, खाली होकर के निकल जाएगा, और ये जो येलो वाला टीआरएनए था, ये जो येलो वाला टीआरएनए था, ये आपका इन दोनों अमीनो एसिड्स को लेकर के यहां शिफ्ट हो गया,
यानी ये जो येलो टीआरएनए था, इस पे आपका अमीनो एसिड 2 है येलो वाला, और अमीनो एसिड 1 क्या था, पिंक वाला। ये दोनों अमीनो एसिड यहां पर पाए जा रहे हैं और एक्सेप्टर साइट फिर से खाली हो गई। अब क्या हुआ, इस एक्सेप्टर साइट पे नया अमीनो एसिड एक्सेप्ट होकर के आया जो कि हरे कलर का था। अब क्या हो गया, ये दोनों इस हरे टीआरएनए पर बाइंड कर जाएंगे, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये वाला जो टीआरएनए है ये इस एग्जिट साइट पे आ जाएगा, और ये वाला टीआरएनए तीनों अमीनो एसिड को लेकर के एक नया वाला और ये दो पुराने वाला यहां पर आ जाएगा। रेफरेंस लेते हैं भाई, बना लेते हैं जिससे ज्यादा बेटर क्लैरिटी आए। देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए यहां पर क्या हुआ, आराम से समझिएगा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये पिंक वाला टीआरएनए हम निकाल चुके हैं, ये येलो वाला टीआरएनए अब बाहर जाने की कगार पे खड़ा हो चुका है, ये यहां से बाहर निकल जाएगा। और ये जो हरा वाला टीआरएनए था ये यहां पर आ जाएगा पेप्टिडाइल साइट पे, हरा वाला अमीनो एसिड यहां पर बाइंडेड है। इसके ऊपर कौन जुड़ गया, पीले वाला और पिंक वाला, इसके ऊपर कौन जुड़ गया, पीले वाला और पिंक वाला। करेक्ट है जी, करेक्ट है। यहां पर आपकी जगह खाली हो गई, यहां पर आ जाएगा आपका कोई और, लेट से आपका स्काई ब्लू कलर का नया अमीनो एसिड आ गया, आ गया सर। तो यहां पर वही आपकी ईपीए साइट हो गई। अब क्या होगा आगे, अब ये वाला जो टीआरएनए हरा वाला ये यहां पर आ जाएगा और ये तीनों अमीनो एसिड आपके यहां पर बाइंड कर जाएंगे। यानी आखिरी बार देख लेते हैं कि क्या होगा, उसके बाद टिम पेन से इसको आराम से समझेंगे। यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर आपका वही ईपीए साइट, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम की ईपीए साइट हो गई। यहां पर ये जो आपका येलो वाला टीआरएनए था ये बाहर भाग चुका है, हरे वाला टीआरएनए जो है ये बाहर भागने की तैयारी में है, और ये स्काई ब्लू वाला जो टीआरएनए है ये पेप्टिडाइल साइट पे आ चुका है। करेक्ट। तो सबसे नीचे क्या बनेगा चौथे नंबर पे, अमीनो एसिड स्काई ब्लू वाला, इसके ऊपर क्या था, हरा पीला पिंक, इसके ऊपर क्या था, हरा, इसके ऊपर क्या था, पीला, और इसके ऊपर क्या था, पिंक। 4 अमीनो एसिड जुड़ गए, जुड़ गए। करेक्ट। अब आगे क्या हो जाएगा, ये स्काई ब्लू वाला यहां पर आ जाएगा और कोई नया टीआरएनए यहां पर आया है अगर लेट से आपका व्हाइट कलर का, तो ये सारे अमीनो एसिड यहां बाइंड कर जाएंगे। करेक्ट। जैसे ही टर्मिनेटर कोडॉन हमारे पास आएगा, स्टॉप कोडॉन हमारे पास आएगा, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी। लेट से इसके बाद स्टॉप कोडॉन आ गया तो 5 ही आपके अमीनो एसिड जुड़ पाए। किस सीक्वेंस में जुड़ पाए, सबसे पहले आपका पिंक, उसके बाद आपका येलो, उसके बाद आपका ग्रीन, उसके बाद आपका स्काई ब्लू, और उसके बाद आपका व्हाइट। इनमें जुड़ पाए, जुड़ पाए। ये आपका क्या हो गई, फाइनल पॉलीपेप्टाइड हो गई। ये क्या हो गई आपकी फाइनल पॉलीपेप्टाइड हो गई। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है तो ये फाइनल पॉलीपेप्टाइड आपकी क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। जो प्रोटीन बन गया, सारे टीआरएनए आपके रिलीज हो जाते हैं, आपके राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है ये भी डिसोशिएट हो जाती है, और आरएनए को तो आपको प्रोटीन में कन्वर्ट करना ही था, तो प्रोटीन आपको मिल गया, बात खत्म। इस प्रकार से आपका ये एक्सप्रेशन होता है। तो सबसे पहले एक टीआरएनए आकर के बाइंड करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। एक साइड से आपके पुराने टीआरएनए निकलते जाएंगे और एक साइड से आपके नए नए टीआरएनए घुसते जाएंगे। ये है आपकी मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। इससे आसान नहीं हो सकता भैया। अब सबसे इजी है, टिम पेन से समझिए, टिम पेन से समझिए भैया। यहां पर एक राइबोसोम है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले एक कोडॉन पे रहेगा, एक कोडॉन पे रहेगा, फिर दूसरे कोडॉन पे चले जाएगा, फिर तीसरे कोडॉन पे चले जाएगा, फिर चौथे कोडॉन पे चला जाएगा। यानी जब ये अमीनो एसिड आया तो राइबोसोम पहले कोडॉन पे था जिस पे लिखा हुआ था मिथाइनिन को बुलाकर लेके आओ। फिर मिथाइनिन ऐड करते ही राइबोसोम थोड़ा और आगे बढ़ा इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में। इसको किसी ने कहा कि भाई फिनाइल एलेनिन पकड़ कर लेकर आओ। फिर ये फिनाइल एलेनिन ऐड करने के बाद थोड़ा और आगे बढ़ा, इसको किसी ने कहा ट्रिप्टोफैन पकड़ के लेके आओ। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ा, इसको किसी ने कहा सिस्टीन पकड़ के लेके आओ। फिर ये और आगे बढ़ा, इसको किसी ने कहा ग्लाइसिन पकड़ के लेके आओ। फिर ये और आगे बढ़ा तो स्टॉप कोडॉन आ गया, इसको पता लग गया अब मुझे रुकना होगा। तो ये है एक्सेप्टर साइट जहां पे नए नए टीआरएनए आते हैं। पहले पिंक आया, फिर आपका येलो आया, फिर आपका ग्रीन आया,
फिर आपका स्काई ब्लू आया, फिर आपका व्हाइट आया। ये है आपके बेसिकली एक्सेप्टर साइट जहां से कोई नया टीआरएनए आता है। नया टीआरएनए अब आपका फिर शिफ्ट कर देता है जितना प्रोटीन बना है उसको पेप्टिडाइल साइट पे। इसका नाम ही है पेप्टिडाइल साइट, क्योंकि यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यहां पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ना। तो यहां पे क्या होगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ये यहां पर जब आए तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, इनिशिएशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। दो चार्ज टीआरएनए पास पास आए और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनिशिएट हो गई। करेक्ट, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इनिशिएट हो गई। इस रिएक्शन को कैटेलाइज कौन करता है, राइबोजाइम, यानी 23S rRNA कैटेलिसिस। हम कह रहे थे ना इसको राइबोजाइम कहा जाता है। आरआरएनए का बहुत बड़ा रोल है प्रोटीन बनने में। क्या रोल है, एक तो आपका राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है वो, दूसरा आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रहा होता है। फिर ये अमीनो एसिड तो इस पे शिफ्ट हो गया, तो ये दोनों अमीनो एसिड इस टीआरएनए पे आ गए, दोनों अमीनो एसिड इस टीआरएनए पे आ गए। ये खाली हो गया, इसको भगाओ। फिर ये दोनों अमीनो एसिड इस पे जाकर शिफ्ट हो गए, तो तीनों अमीनो एसिड, ये पिंक, पीला और हरा, ये तीनों इस पे आ गए हरे वाले पे, तो पीला वाला खाली हो गया, इसको साइड कर दो। अब ये तीनों अमीनो एसिड इस पे जाकर बैठ गए नए टीआरएनए पे, तो पिंक, येलो, हरा और नीला ये साथ आ गए। यहां पर इसी नीले वाले पे तो हरा वाला खाली हो गया, इसको आगे भेज दो। सिमिलरली अब ये सारे इस पे चले गए व्हाइट वाले पे, तो स्काई ब्लू वाला खाली हो जाएगा, इसको साइड कर दो। यही आपकी प्रोटीन ट्रांसलेशन मैकेनिज्म है, सिंपल, और कुछ है ही नहीं। बताओ, इतनी सी चीज है बस। यानी हम लोगों ने क्या सीखा, अगर मैं आपको एक क्विक रिकैप दे दूं तो हम लोगों ने क्या सीखा। हमारे पास एक आरएनए है, उस आरएनए को हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, तो इस आरएनए को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, है ना। तो आरएनए में इफ इट इज अ प्रोकैरियोटिक आरएनए, तो इसके स्टार्टिंग में एक सीक्वेंस लगा हुआ है जिसका नाम है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, जो कि हमें बताएगा भैया यहां पर आकर के राइबोसोम की छोटी यूनिट को बैठना होता है। तो राइबोसोम की छोटी यूनिट का सीक्वेंस, स्मॉल सब यूनिट का सीक्वेंस और शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये अगर आरएनए है तो शाइन डेलगार्नो के ऊपर आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम का सीक्वेंस आकर के बैठ गया। यस, अब इस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को देख करके बड़ी सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी यहां आ जाएगी, यानी एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ हमको क्या चाहिए होते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के साथ हमको क्या चाहिए होते हैं फॉर इनिशिएशन प्रोसेस। हमको अगर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिशिएट करना है तो कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स लगेंगे। प्रोकैरियोट में सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज इनिशिएशन फैक्टर 3 IF3। इलोंगेशन के लिए भी कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर्स दैट इज EF, और टर्मिनेशन के टाइम पे भी कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं कॉल्ड टर्मिनेशन फैक्टर यानी TF। तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिसके नाम में इनिशिएशन वो इनिशिएट कराएगा, जिसके नाम में इलोंगेशन वो इलोंगेट कराएगा, जिसके नाम में टर्मिनेशन वो टर्मिनेशन कराएगा। जैसे ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर था जो ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कराता है, और रो फैक्टर था जो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कराता है। उसी हिसाब से यहां पर आपका इनिशिएशन फैक्टर आएगा जिसे IF बोलते हैं। I मतलब इनिशिएशन, F मतलब फैक्टर। आपका टर्मिनेशन फैक्टर आएगा जिसको TF बोलते हैं, और इलोंगेशन फैक्टर आएगा जिसको EF बोलते हैं। तो जैसा काम हमको करवाना होगा वैसे हम फैक्टर्स यहां पर लेकर के आ जाएंगे। करेक्ट, तो हमने स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ा मैग्नीशियम आयन की मदद से, और कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स आ गए, तो पूरा का पूरा इनिशिएशन का काम हो गया। अब ये राइबोसोम 5 प्राइम टू 3 प्राइम मूव करेगा, और जिस हिसाब का कोडॉन आरएनए पे होगा उस हिसाब का अमीनो एसिड टीआरएनए पकड़ पकड़ के लाता रहेगा। और जो दो टीआरएनए जब पास पास आएंगे तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाएगा, 23S rRNA सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, यानी आपका राइबोजाइम, है ना। और खाली टीआरएनए जो होते जाएंगे उनको हम भगाते जाएंगे एग्जिट साइट से। और जब हमें टर्मिनेशन करनी होगी तो हम टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेटर फैक्टर को लेकर आ जाएंगे, और हमारा ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो प्रोकैरियोट के अंदर इनिशियली इनिशिएटर कोडॉन से पहले शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है, और यहां पर आपका टर्मिनेटर कोडॉन के बाद भी कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। सिमिलरली आपका यूकैरियोट में इनिशिएटर कोडॉन से पहले मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप है,
और टर्मिनेटर कोडॉन के बाद एमआरएनए में क्या लगाई थी? पॉलीएडिनाइलेशन, पॉलीएडिनाइलेट की टेल लगाई थी। 200 से 300 एडिनाइलेट लगाए थे हम लोगों ने। यानी कि क्या इनिशिएटर कोडॉन और टर्मिनेटर कोडॉन के बाद भी और पहले भी कुछ सीक्वेंसेस हैं? यस। पर क्या ये सीक्वेंसेस ट्रांसलेट होते हैं? क्या कोई अमीनो एसिड आ रहा है इनके लिए? नहीं। स्टॉप कोडॉन के बाद कुछ भी प्रेजेंट हो हमको क्या मतलब, और स्टार्ट कोडॉन से पहले कुछ भी प्रेजेंट हो हमको क्या मतलब? तो इन सीक्वेंसेस को हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी यूटीआरस। पर ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद अमीनो एसिड नहीं बना रहे लेकिन इनकी मदद से ट्रांसलेशन होती है। भाई अगर ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप नहीं होगी तो आपका स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कहां बाइंड करेगी? स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड नहीं करेगी तो लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को कैसे बुलाओगे? और जब ये दोनों सब यूनिट आकर नहीं जुड़ेंगी, प्रोटीन फैक्ट्री ही नहीं जुड़ेगी, तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा? यानी ये सीक्वेंस होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर हम स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को अटैच करना चाहते हैं आरएनए पर, तो शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस तो चाहिए। यानी कि ये डायरेक्टली कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, ये डायरेक्टली कोई प्रोटीन नहीं बना रहा है मिथाइल ग्वानोसिन की कैप, लेकिन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये एग्जैक्टली हमें बताते हैं कि कहां से कहां तक के रीजन को ट्रांसलेट करना है। इससे पहले भी कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड कर सकते हैं, इसके बाद भी। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, बट डायरेक्टली इनका प्रोटीन सिंथेसिस में, ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं यूज हो रहे होते, ये खुद प्रोटीन नहीं बना रहे होते। सम regions are present 5 prime, that is upstream of initiator codon, and 3 prime downstream of terminator कोडॉन, राइट। फॉर एग्जाम्पल 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है? शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस, या आपका मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप। सिमिलरली यहां क्या प्रेजेंट है? 3 प्राइम पे, 3 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है भैया? आपका पॉलीएडिनाइलेट की टेल। तो ये क्या करते हैं? आपके एफिशिएंट ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन होती है न्यूक्लियस में, यूकैरियोट्स के अंदर, और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। तो यहां पर जो आरएनए बना है, एमआरएनए बना है, उसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी? पॉलीएडिनाइलेट टेल की। तो ये तो बहुत हेल्प कर रहा है ट्रांसलेशन में, इसकी वजह से ही कोई साइटोप्लाज्म में आ पा रहा है। एंड यहां पर मिथाइल ग्वानोसिन और शाइन-डेल्गार्नो सीक्वेंस के ऊपर आपका स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना तो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी ट्रांसलेशन। इनके बीच का जो सीक्वेंस है ना, कैप और टेल के बीच का सीक्वेंस जो है, उसको हम प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये खुद प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते, राइट। दीज सीक्वेंसेस डू नॉट गेट converted into proteins, that is these sequences are not translated, therefore they are called as UTRs or untranslated
रीजन्स, यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन इनको कहा जाता है। करेक्ट है जी, ये है हमारे यूटीआर्स। दे हेल्प इन efficient synthesis of protein। इन यूटीआर के बीच में जो आपका सीक्वेंस है जिसका सच में हमें प्रोटीन बनाना है, उसकी एफिशिएंट सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहे होते हैं। दिस इज योर प्रोटीन ट्रांसलेशन। आराम से देखते हैं कि एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपको अगर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाना है तो जाहिर सी बात है आपको कई सारे अमीनो एसिड को सीक्वेंस में लगाना पड़ेगा। और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्या है ये आपको कौन बताएगा? एमआरएनए इटसेल्फ। एमआरएनए पे कोडॉन को हम पढ़ते जाएंगे और उसका रेलेवेंट अमीनो एसिड कौन लाता जाएगा? टीआरएनए पकड़ पकड़ के लाता जाएगा। तो एमआरएनए पर जो सीक्वेंस है उसी हिसाब के अमीनो एसिड आते जाएंगे और इन अमीनो एसिड में पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा। और इस प्रोसेस में चार्जिंग में आपकी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, एटीपी या जीटीपी लगती है, यह हमें पता है। तो हमें सबसे पहले टीआरएनए को चार्ज करना पड़ेगा, यानी उसकी अमीनो असाइलेशन करनी पड़ेगी। इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? अमीनो एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो अमीनो एसिड पे पहले हम एटीपी ऐड करते हैं और फिर उसको टीआरएनए पे चढ़ा देते हैं, लोड कर देते हैं। और अगर दो ऐसे चार्ज टीआरएनए पास पास आते हैं तो जाहिर सी बात है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और आपका दो अमीनो एसिड साथ में जुड़ जाते हैं। फिर इन दो अमीनो एसिड के सामने जब तीसरा चार्ज टीआरएनए आता है तो उसका अमीनो एसिड भी इनके साथ जुड़ जाता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड वहां भी बन जाता है, एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो राइबोसोम जो है ये किसका बना हुआ है? राइबोसोमल आरएनए का, यानी आरआरएनए का। लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन्स का पीवाईक्यू है ये, है ना। तो प्रोटीन और आरआरएनए का बनता है। तो प्रोकैरियोट की जब बात होती है तो लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन्स यहां पर चाहिए होते हैं, प्लस आपका यहां पर आरआरएनए भी चाहिए होता है। ठीक है, यह आपके राइबोसोम की बात है। लार्जर सब यूनिट होती है इसमें एक, और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है, ये दोनों जुड़ जाती हैं मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में। तो जब एमआरएनए ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो जाता है तो प्रोकैरियोट में शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस पे और यूकैरियोट में मिथाइल ग्वेनोसिन कैप के ऊपर स्मॉलर सब यूनिट पहले आकर के जुड़ती है। फिर ये स्मॉलर सब यूनिट लार्जर सब यूनिट को बुलाती है अपने पास। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट को पास में बुलाती है। और इसके ऊपर क्या है दोस्त? इसके ऊपर सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, कुछ साइट्स प्रेजेंट हैं विच आर कॉल्ड एज ए, पी एंड ई, अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, यानी कि आपका यहां पर ए साइट पाई जाएगी, एक्सेप्टर साइट, जिससे अमीनो एसिड एक्सेप्ट होगा। पी मतलब पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, जहां से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एंड आपका एग्जिट साइट, जहां से खाली टीआरएनए आप बाहर भेज दोगे। राइट, तो इस हिसाब से आपका नया नया प्रोटीन जो है बनता जाएगा, नए नए अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। राइबोसोम जो है इसकी एक सब यूनिट दैट इज 23S आरआरएनए, ये आपकी एक्ट करती है राइबोजाइम की तरह और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प भी करती है। और आपका इनिशिएटर कोडॉन दैट इज एयूजी और स्टॉप कोडॉन यानी अंबर, ओपल और ओकर के बीच में आपके इनके साइड में बेसिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इनके साइड्स में इनिशिएटर कोडॉन से पहले और टर्मिनेटर कोडॉन के बाद कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन पाए जाते हैं जो ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाते हैं, पर ये खुद प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते। और इनिशिएटर कोडॉन और टर्मिनेटर कोडॉन के बीच का जो पार्ट है सिर्फ यही प्रोटीन बना रहा होता है, यही आपका मेन पार्ट होता है। तो इनिशिएशन में आपको क्या चाहिए? एक इनिशिएटर टीआरएनए आएगा एयूजी सीक्वेंस को पढ़ करके, है ना। उसके बाद आपका जिस हिसाब का कोडॉन होगा एमआरएनए पे, उसी हिसाब का अमीनो एसिड उठा करके लेके आएगा टीआरएनए, और उसके बाद आपका बहुत सारे अमीनो एसिड साथ आते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे। जब आपका स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो टर्मिनेटर फैक्टर या रिलीज फैक्टर यहां पर आ जाएगा और इस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा। यानी इनिशिएशन के लिए इनिशिएटर फैक्टर,
इलोंगेशन के लिए इलोंगेशन फैक्टर और टर्मिनेशन के लिए टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर की जरूरत है, जो कि बने हुए अमीनो एसिड को आपके राइबोसोम की सब यूनिट को डिसोशिएट कर देगा और आपका बढ़िया तरीके से प्रोटीन ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका प्रोटीन बन चुका होगा। तो ये है काफी छोटा टॉपिक, लेकिन अल्टीमेटली इट वाज वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए ऑल्सो नोन एज, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहा जाता है, आरआरएनए नहीं, एमआरएनए नहीं, इसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। जब एक एटीपी से बाइंडेड आपके अमीनो एसिड को हम टीआरएनए पर ऐड करते हैं तो टीआरएनए में भी एनर्जी आ जाती है, ये भी चार्ज हो जाता है, जिसे अमीनो असाइलेशन या चार्जिंग या लोडिंग ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। एंटीकोडॉन प्रेजेंट ऑन टीआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू इनिशिएटर कोडॉन एयूजी। अगर एयूजी लिखा हुआ है एमआरएनए के ऊपर तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए पे क्या लिखा रहेगा? ए के बगल में क्या आता है? यू, यू के बगल में क्या आता है? ए, जी के बगल में क्या आता है? सी, तो यूएसी लिखा रहेगा, यूएसी लिखा रहेगा। तो एंटीकोडॉन कैसा हो जाएगा? यूएसी, एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री। ड्यूरिंग इलोंगेशन occurring in translation the enzyme which catalyzes the synthesis of peptide bond, peptide bond कौन बनाता है? राइबोजाइम बनाता है ना? तो आपका पूरे पेप्टाइड बॉन्ड को क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहां पर लग जाएगा, जो कि क्या करता है? जितना अभी तक पेप्टाइड बना हुआ है उसको पूरे को नए टीआरएनए पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक पेप्टाइड नया बन गया और खाली टीआरएनए को हम भेज देंगे। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, इसीलिए ट्रांसफर साइट पे काम हो रहा था। आपका ईपीए साइट थी ना, एग्जिट साइट, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज साइट और एक्सेप्टर साइट। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहां लगता है। करेक्ट। पेप्टिडाइल सिंथेटेज इज टेक्निकली ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज यहां पर अगर आप देखें तो सिंथेटेज इज अ वर्ड। सिंथेज और सिंथेटेज में फर्क होता है, याद रखेगा। सिंथेज में टी नहीं आ रहा, सिंथेटेज में टी आ रहा है। तो इसको मैंने कैसे याद किया था? यहां एनर्जी लगेगी, एटीपी लगेगा। कई ऐसे एंजाइम्स हैं जिनका नाम में सिंथेज होता है, मतलब बिना एनर्जी के भी वो काम कर सकते हैं। यहां पेप्टिडाइल सिंथेटेज, इस पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में भी एनर्जी लगती है, जीटीपी खर्च होता है, जो आपके एनसीईआरटी में लोअर लेवल पे नहीं बताया जाता, पर जब आप हायर लेवल पे ग्रेजुएशन मास्टर्स में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे तो आपका ये आएगा। अभी के लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज इज करेक्ट, हालांकि आप दोनों चीजों को चैलेंज कर सकते हो। ठीक है। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ। अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बन रहा है तो उसका अमीनो एसिड सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करेगा? आरएनए डिटरमाइन करेगा। आरएनए को पढ़ना है और हमें प्रोटीन बनाना है तो एमआरएनए डिटरमाइन करेगा। एमआरएनए जो कहेगा ऐसे अमीनो एसिड टीआरएनए उठा उठा कर लेकर आएगा। मेन कौन डिटरमाइन कर रहा है? भाई टीआरएनए तो सिर्फ खुद का एक अमीनो एसिड लेकर के आ रहा है ना, इट इज वेरी स्पेसिफिक। पर सारे अमीनो एसिड्स कौन कौन से होंगे ये कौन डिसाइड करता है? एमआरएनए के ऊपर फाउंड कोडॉन्स। तो अल्टीमेटली एमआरएनए विल बी द सोल डिसाइडर कि यहां पर क्या बनेगा। तो होमवर्क में आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग मार लेनी है, हालांकि एनसीईआरटी में काफी कम डेटा है, तो एनसीईआरटी आप रीडिंग चाहो तो मार सकते हो। आपको डीपीपी मिल जाएगी, या आप पंच के क्वेश्चंस अगर सॉल्व करना चाहो तो वो सॉल्व कर सकते हो और आपका सेंट्रल डॉगमा डन हो जाएगा। अब इन द कमिंग लेक्चर हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब इन द कमिंग लेक्चर हमको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन यानी लैक ऑपरॉन। उसके बाद हमको क्या पढ़ना है? आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। एंड देन हमको पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड टू एंड। और फिर आगे का सिलेबस पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आप चाहो तो एक दिन में भी निपटा सकते हैं, 2 दिन में भी निपटा सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन एक दिन ऑर्गेनिज्म को दे सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी में वो अब नहीं है, सिर्फ नीट के सिलेबस में है। पॉपुलेशन पे हमको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, तो उसमें 1-2 लेक्चर आप दे सकते हो। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम बहुत छोटे छोटे चैप्टर है, 1-2 दिन में हो जाएगा। यानी आगे आने वाले आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आगे आने वाले 2 हफ्तों से पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, वो भी अच्छे से, राइट, विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आराम से इस चैप्टर को जो टाइम दे रहे हैं दैट इज वर्थ इट। भाई 10 लेक्चर तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लगता है, क्रैश कोर्स में भी लगता है, और जब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं इन फुल लेंथ कोर्स, यहां पर भी चीजें तो सारी ही कवर हो रही हैं,
लेकिन जब हमारे पास लाइव क्लासेस होती हैं, हम पूरा का पूरा अच्छे तरीके से डाउट्स वाउट्स लेके जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाती हैं ऑब्वियसली। तो कई बार 15-20 क्लासेस भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लग जाती हैं और वो बहुत लाजमी है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है। 10 क्लासेस इज वेरी वेरी सफिशिएंट एंड वेरी मच नीडेड फॉर दिस चैप्टर। तो कुछ खराब नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन अप। लॉट्स ऑफ लव। जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।